17 अगस्त 2026 एक डेडलाइन खामोशी से गुजर गई। ना कोई डील हुई, ना कोई एक्सटेंशन। और अगले ही दिन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट ने अपने एक छोटे से दोस्त मुल्क को धमकी दे दी कि अगर वो रास्ते में आया तो हम उसको बॉम्ब कर देंगे। ये कोई वार जोन का दुश्मन नहीं था जिसे धमकी दी गई थी अमेरिकी सदर की जानब से। ये ओमान था जो इस पूरी जंग में कभी भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। 2 महीने पहले 17 जून 2026 की रात इस्लामाबाद में एक तारीखी एमओयू साइन हुआ। अमेरिकी सदर ने इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए और तेहरान में बैठे ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान अपनी तरफ से दस्तखत करते हैं। एक दिन पहले ही यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ भी इस डील पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत कर चुके थे। इससे पहले पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की तरफ से डिप्लोमेट्स आए, मुलाकातें हुई। फिर बहरहाल 17 अगस्त को ये साइन हुए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद इस्लामाबाद में बतौर मीडिएटर इस एमओयू पर अपना दस्तखत किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस पूरे डिप्लोमेटिक प्रोसेस में एक अहम किरदार था और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की धूम पूरी दुनिया में सुनाई दी। बहरहाल ये एक अहम बात थी और एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ते हुए दुनिया को रोक लिया गया। उस वक्त लग रहा था कि शायद जंग खत्म हो रही है, लेकिन हालात कुछ दिन खामोश रहे और खामोशी के कुछ ही दिन के बाद फिर खराब होने लग पड़े। ज़्यादा मसला आबनाए हुर्मुज़ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के कंट्रोल को लेकर था और ये आज भी मौजूद है। और अब जब वो 60 दिन पूरे हो चुके हैं जो इस एमओयू का सबसे अहम वादा था, तो 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि ट्रंप बार बार ओमान को बॉम्ब करने की धमकी क्यों दे रहे हैं और क्या वो वाकई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपनी टेरिटरी बना सकता है। दूसरा ये कि ईरान की नई लीडरशिप जो अभी हफ्ते पहले ही तैयार हुई है इस जंग को किस तरफ लेके जाना चाहती है। और तीसरा ये कि क्या अमेरिका खुद इस जंग में इतना फंस चुका है कि उसका अपना कंट्रोल ही कमज़ोर हो रहा है, जबकि इसराइल, चाइना और रशिया इसी मौके से अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये एमओयू एक 14 पॉइंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट थी जिसका वादा था कि जंग खत्म होगी। हॉर्मुज़ 60 दिन तक बिना किसी फीस के शिप्स के लिए खुला रहेगा और इस दौरान दोनों मुल्क एक किसी खास कंक्लूजन पे या डील पे पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन ईरान का दावा है कि अमेरिका ने 48 घंटे के अंदर ही डील की वॉयलेशन कर दी और 17 अगस्त 2026 को जब 60 दिन पूरे हुए कोई एक्सटेंशन नहीं हुई, कोई फाइनल डील भी नहीं हुई। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रोजाना के 120 से 125 जहाज गुजरते थे, वहां से 10-12 जहाज मुश्किल से गुजरते हैं। तो दुनिया का चौक पॉइंट तो वाकई ये बनता है। क्यों ना हो, 20% ऑयल सप्लाई दुनिया का यहाँ से गुजरता था। तो अब ईरान का अपना एक्सपोर्ट तो बंद है टेक्निकली, क्योंकि ईरान के 90% से ज़्यादा एक्सपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती है। वो अलग बात है कि गोस्ट शिप्स, शैडो फ्लीट्स या डार्क फ्लीट्स कुछ भी कह लें, उसके जरिए ईरान आज भी लाखों बैरल ऑयल बेच रहा है। इस पे हम एक डिटेल वीडियो पे बात करेंगे कि कैसे ये नेटवर्क काम करता है और कैसे ईरान इसके थ्रू एक्सपोर्ट करता है। लेकिन नुकसान तो बहरहाल ईरान का हो रहा है। लेकिन साथ साथ जो गल्फ नेशंस हैं, गल्फ ममालिक हैं, खास करके कतर, यूएई, उनका तो ठीक ठाक मंदा पड़ा हुआ है। ऑल्टरनेट राउट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जिसको बर्दाश्त करके उन्हें अपना एक्सपोर्ट फिलहाल किसी तरह चालू रखना पड़ रहा है। अब पहला सवाल, ट्रंप ओमान को क्यों धमकी दे रहा है और क्या हॉर्मुज़ को अमेरिकन टेरिटरी बनाना वाकई मुमकिन है या नहीं। जब एमओयू एक्सपायर हुई, ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टर से सीधा कहा कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टेरिटरी डिक्लेयर करने के आइडिया को पसंद करता हूं, हमारा इस पर पूरा कंट्रोल है। यह सिर्फ बात नहीं थी, इसी हफ्ते ईरान ने ऐलान किया था कि ओमान के साथ हॉर्मुज़ में नया शिपिंग राउट्स जो हैं उस पर हम नेगोशिएशन कर रहे हैं और फाइनल स्टेजेस में बात, ना नॉर्दर्न राउट ना साउदर्न राउट, बल्कि एक दरमियानी रास्ता जो दोनों ममालिक की सॉवरेनिटी को मानता हो। यही बात ट्रंप को गुस्सा दिला गई। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओमान रास्ते में आया तो हम उसको बॉम्ब कर देंगे। अब ये दूसरी बार था, पहले मई 2026 में भी उन्होंने ओमान को ब्लो अप करने की धमकी दी थी। डेमोक्रेटिक सेनेटर टिम केन ने फौरन ऐलान किया कि वो सेनेट में जाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे ताकि ओमान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को रोका जा सके। लेकिन अमेरिकी सदर ओमान पे हमले की बात क्यों कर रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग शायद ये ना जानते हों कि जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब यूएई पोर्ट के ऊपर कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो ओमान के कंट्रोल में हैं। मुसंदम उनका नाम है। उसकी ज्योग्राफी कुछ यूं है कि ये ओमान का एक छोटा सा पेनिसुला है जो मेन ओमान से यूएई को सेपरेट करता है। उसकी पूरी लेंथ तकरीबन 83 किलोमीटर है, चौड़ाई को 30-32 किलोमीटर के करीब है। तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि हॉर्मुज़ का सबसे तंग हिस्सा
सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स का गैप पूरे ओमान की टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है। मतलब जो भी स्ट्रेट को कंट्रोल करना चाहता है उसे मुसंदम के करीब ऑपरेट करना ही पड़ेगा। अब कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि अमेरिका मुसंदम पर ग्राउंड प्रेजेंस बना सकता है ताकि स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल डिक्लेयर कर सके। अब ऐसा मुमकिन भी है अमेरिका के लिए, ये करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि फौजें उतारनी पड़ेंगी ग्राउंड के ऊपर और वहाँ पे मुस्तकिल इंस्टॉलेशंस करनी पड़ेंगी ऑन ग्राउंड। इसके अलावा ये बात भी गौरतलब है कि हुर्मुज़ कॉरिडोर दोनों मुल्कों यानी ईरान और ओमान की टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है। इंटरनेशनल मार्टाइम लॉ के तहत कोई नेवी सिर्फ कंट्रोल करके उसका ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकती। अब यूएई की जो मेन जबल अली पोर्ट है उसका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इस ब्लॉकेड या इस क्राइसिस की वजह से हर महीने तकरीबन $100 मिलियन का नुकसान उठा रहा है यूएई। क्वार्टर 2 2026 में इसका जो कंटेनर थ्रूपुट था वो ईयर ऑन ईयर 90.1 गिर गया था। डीपी वर्ल्ड जो इस पोर्ट को चलाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पोर्ट को चलाती है, अपना नेट प्रॉफिट वैसे ही 40% के करीब उसको कम दिखा चुकी है। यही वजह है कि डीपी वर्ल्ड अब फुजीरा में या हॉर्मोज से बाहर नए टर्मिनल्स बना रही है ताकि फ्यूचर में हॉर्मोज स्ट्रेट पर डिपेंड करना ही ना पड़े। तो ये अमेरिकी सदर का क्लेम कि वो ओमान पर हमला करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अमेरिका का है, उसकी टेरिटरी है, या किसी इंटरनेशनल लॉ या किसी एग्रीमेंट के तहत फिलहाल तो पॉसिबल नजर नहीं आता। पर पिछले 3-4 साल में अमेरिकी सदर की जो बातें हैं और जो हरकतें हैं और जो एक्शन हैं, तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब नेवल ब्लॉकेड तो अमेरिका का बना हुआ है ऑलरेडी, अमेरिकी फ़ौज की तो प्रेजेंस वहाँ है, उसको बढ़ाकर अमेरिकी जो फ़ौज है वो अपनी ठेकेदारी साबित करने के लिए कुछ भी किसी भी किस्म की हरकत कर सकती है, और सियासी तौर पे भी ये ट्रंप के लिए ज़रूरी नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा करना अमेरिकी सदर के लिए ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि ईरान जंग का फॉल आउट काफ़ी नुकसान दे चुका है पहले ही अमेरिकी सदर को, और जो ट्रंप हैं शायद वो मजीद ऐसा रिस्क ना लें क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं। लेकिन अमेरिका ओमान से ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसी ख्वाहिश ईरान की ज़रूर होगी, क्योंकि इस तरह वो अमेरिकी सदर को एक लंबी जंग में घसीट सकेंगे और फिर जब इलेक्शन आएंगे तो उसका असर उनकी प्रेसिडेंशियल जो कैंपेन है उस पर ज़रूर पड़ेगा। तो फिर ईरान के पास ये एक मौका होगा कि वो अमेरिकी सदर को सबक सिखा सकें कि हमसे पंगा लिया था तो अब हाल देख लो अपना। वैसे ऐसा वो पहले कर चुके हैं, यानी कि 1969 वाले ईरान के इनकलाब में जब ओवरथ्रो हुई थी ईरान की अमेरिकी सपोर्टेड शाह की गवर्नमेंट, तो उस दौरान जो सदर थे जिम कार्टर, वो फिर पहले ही प्रेसिडेंसी में मार खा गए थे, और जब 1981 में अमेरिकी इलेक्शन हुए थे तो रोनाल्ड रेगन ने नए सदर के तौर पर फिर रिपब्लिकन पार्टी से जीत हासिल की थी। तो अब ईरान दोबारा से इस पोजीशन में है कि वो एक और अमेरिकी सदर को सबक सिखा सके सियासी तौर पे। तो यकीनन ईरान चाहेगा कि अमेरिका इस जंग में मजीद रहे, किसी ना किसी तरह इस कॉन्फ्लिक्ट में खिंचा रहे, फंसा रहे, कम से कम अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक, यानी कि 2028 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं अमेरिका में, तब तक या कम से कम नवंबर 2026 तक जब मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उस वक्त अमेरिकी सदर को काफ़ी बड़ा फॉल आउट हो सकता है सियासी तौर पे। अब इसी दौरान ईरान की कुछ खास तकरीरियाँ हो रही हैं ईरानियन लीडरशिप में। हाल ही में 9 और 10 अगस्त 2026 को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई, जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए, ट्वीट्स के थ्रू या खबरों के ज़रिए उनकी जो बातें हैं वो सामने आती रहती हैं, उन्होंने अपनी मिलिट्री और सिक्योरिटी लीडरशिप में बहुत बड़ा रीशफल किया है। अब ये कुछ तकरीरियाँ की गई हैं, लेकिन इनकी ख़ास अहमियत है ख़ास तौर पे इस जंग के हवाले से। अमेरिकी सदर जो काफ़ी दफ़ा ये कहते नज़र आए हैं कि हमने ईरान की लीडरशिप ख़त्म कर दी है, उसकी मिलिट्री ख़त्म कर दी है, एयर फोर्स ख़त्म कर दी है, मतलब तबाह बर्बाद कर दिया ईरान को, लेकिन वो ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने ईरानियन हार्ड लाइनर लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, बहुत नॉर्मल और सॉफ्ट लीडरशिप है, काफ़ी बेहतर लोग हैं। मतलब अमेरिकी सदर इस तरह के बयान दे रहते हैं, तो उनका ये क्लेम जो है वो किसी हद तक दुरुस्त नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे मोहसिन रज़ाई, जो ईरान इराक वॉर के वक्त IRGC के पहले कमांडर थे, उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बना दिया गया है। अहमद वाहिदी, एक वेटरन IRGC कमांडर, अब IRGC के कमांडर इन चीफ हैं। अली अब्दुल्लाई को आर्म फोर्सेस के जनरल स्टाफ का चीफ बना दिया गया। अब बहुत अहम बात यह है कि ये तमाम लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस लोग हैं, 60 से 70 साल की उम्र के बीच में इन्होंने ईरान इराक की तवील जंग भी लड़ी हुई है, और ये सब सीजनड प्रोफेशनल हैं, एक्सपीरियंसड हैं, और सियासी एतबार से भी इनको बहुत ज़्यादा समझ बूझ है। हैं ये हार्डलाइनर्स, मतलब ये शुरू से ही अमरीकी मुखालिफ हैं।
पर ये सब अब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, इसलिए ये एक अहम कदम है ईरानियन सुप्रीम लीडर की तरफ से, क्योंकि अब अमेरिकी सदर को एक एक्सपीरियंस टीम के साथ एक्सपीरियंस्ड हार्ड लीडर्स का सामना करना पड़ेगा जो लंबी जंग लड़ना जानते हैं और कब जंग से निकलना है, मतलब जंग से निकलना कब है वो भी अच्छे तरीके से मतलब समझते हैं। मतलब कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देने के अहल हैं, पुराने खिलाड़ी हैं आप ये कह सकते हैं। मतलब ईरान की जो आर्मी है खातमुल अंबिया, उन दोनों को ये लीड करेंगे। मतलब अब ये टॉप कमांडर हैं दोनों फोर्सेस के, जिसका ये भी इशारा है कि अब शायद दोनों फोर्सेस आईआरजीसी और जो उनकी एक रेगुलर आर्मी है ईरान की, वो ऑफिशियली ये कर दी गई है। वैसे प्रैक्टिकली तो वो ऑलरेडी एक ही तौर पे काम कर रहे हैं। इस पूरी जंग में हमें नज़र आया कि मतलब कैलकुलेटेड रिस्पांस थे और इकट्ठे रिस्पांस थे, कोई ऐसा नहीं था कि आईआरजीसी ने अलग रिस्पांस दिया है और दूसरी आर्मी ने अलग। अब ये आईआरजीसी तब बनाई गई थी जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया था। इसी तरह ही अहमद वाहिदी को कमांडर इन चीफ बनाया गया आईआरजीसी का। ये सबसे पहले कुद्स फोर्स के कमांडर थे, जो मशहूर कुद्स ब्रिगेड है आईआरजीसी की, उनके पहले कमांडर यही थे। इन्हें अब आईआरजीसी का चीफ यानी कि कमांडर इन चीफ बनाया गया है, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस हैं इस एतबार से और हार्डलाइनर भी कंसिडर किए जाते हैं। आप अगर देखें तो जब पाकिस्तान में ईरानियन क़यादत थी एमओयू के टाइम पे, जब वो आए हुए थे यहाँ पे नेगोशिएशन चल रही थी, तो वेस्टर्न मीडिया जिनकी ट्वीट्स कोट करता था वो यही अहमद वाहिदी थे, जो कि काफ़ी हार्ड स्टांस रखते हैं अमेरिका के खिलाफ। पर हार्डलाइनर तो ये हैं, पर साथ ही साथ अब काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो सके हैं। 60 से ज़्यादा इनकी उम्र है। तो अब अमेरिका इसराइल से जो फोर्स लड़ रही है डायरेक्टली, वो आईआरजीसी है और उनके टॉप कमांडर इनको बना दिया गया। पीबीएस न्यूज़ आज के एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिससे ईरान की आने वाले दिनों की स्ट्रैटेजी है वो वाज़ेह होती है और इस न्यू लीडरशिप का जो पर्पज़ है, जो मकसद है, वो भी समझ में आता है। मसलन उनका ये कहना है कि हम पहले ही ये जंग जीत चुके हैं। उनका मकसद अब सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि इसको एक वॉर ऑफ एट्रिशन यानी कि तवील थका देने वाली जंग बनाना है, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ईरान बहुत लंबी जंग लड़ने की ताकत रखता है। फिर आजकल वेस्टर्न मीडिया ये बहुत बहस में है कि मिसाइल कितने रह गए हैं ईरान के पास। उनका जवाब था कि हम इतने मिसाइल्स लॉन्च मतलब जितने मिसाइल्स हम लॉन्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम रोज़ाना बना सकते हैं और बनाते हैं और बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और कर लेते हैं। ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री एक ऑटो मोड पर चल रही है, जहां स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होता। उसके बाद इंटरव्यू में नकदी ने क्लियर वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला जारी रखा तो ईरान पूरी दुनिया में कहीं भी अमेरिकन एसेट्स और ठिकानों को टारगेट कर सकता है और इसके लिए उन्हें हमेशा लॉन्ग रेंज मिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनका नेटवर्क हर जगह मौजूद है और वो अमेरिकी एसेट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि इस 5 महीने की जंग ने साबित कर दिया कि अमेरिकी फ़ौज उतनी ताकतवर नहीं है जितना दुनिया समझती थी, बल्कि वह बहुत कमज़ोर निकल कर सामने आए। अब ये बात तो खैर बहुत सारे एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि जो अमेरिका का भरम था वो ईरान ने काफ़ी हद तक तोड़ के रख दिया। अब एक और सवाल किया गया इस इंटरव्यू में, बड़ा अहम इंटरव्यू था ये, तो इसमें एक और सवाल था कि वेस्टर्न मीडिया को इंटरव्यू पहले कभी क्यों नहीं दिया। तो उनका कहना था कि आईआरजीसी ने पहले कभी किसी अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले किसी ने इस तरह अप्रोच नहीं किया। अब वो चाहते हैं कि उनका स्टांस जो है वो सीधे वेस्टर्न पब्लिक तक पहुंचे, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो है वो सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं करता ईरान को। तो ये सब आपको बताया है न्यू एक्सपीरियंस्ड और एज लीडरशिप के बारे में, जो नई अभी 9 से 10 अगस्त को जिसकी अनाउंसमेंट आई है। तो ये इतनी आसानी से अमेरिकी सदर को छुट्टी तो नहीं देने वाले। कम से कम नवंबर से पहले तो बिल्कुल जान नहीं छुटने वाली अमेरिकी सदर की। मतलब अगर अमेरिका को इससे पहले किसी डिसाइसिव एग्रीमेंट पे आना है या ऐलान करना है कि क्राइसिस से हमने ईरान क्राइसिस ख़त्म कर दिया है, तो ईरान की काफ़ी ज़्यादा शर्तें माननी पड़ेंगी, या कम से कम जो एमओयू इस्लामाबाद में साइन हुआ था उसे मानना पड़ेगा। और वो 17 जून वाले 14 पॉइंट्स जो हैं वो एक तरह से अमेरिकी सरेंडर डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे एनालिस्ट ये समझते हैं और हमें भी यही लगता है कि वो अमेरिकी सरेंडर ही है एक किस्म का। ईरान अब मज़ीद शराइत भी रखेगा इस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करने के लिए। मतलब ईरान कह रहा है कि मैं हॉर्मुज़ खोलने को तैयार हूँ, अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दे, मतलब अपनी फ़ौजें पीछे कर ले, जो कि एक तरह से शिकस्त होगी अमेरिका की, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो मतलब अगर कोई फ़ौजें पीछे हट जाएँ किसी आर्मी की, तो वो एक किस्म की शिकस्त तस्लीम होती है। तो बस ये सिचुएशन अभी कॉम्प्लेक्स है, रुकी हुई है, स्टेलमेट सा है। कभी कोई बयान आ जाता है, कभी दूसरी तरफ से कोई बयान आ जाता है, कोई प्रोग्रेस ख़ास नहीं हो रही है। लेकिन ये ईरान के हक़ में ही है जितना ये लेट होगा, यानी जितना टाइम गुजरेगा
ईरान को ही फ़ायदा होगा। तो ये न्यू लीडरशिप अच्छे तरीके से थकाएगी अमेरिकी सदर को। अब तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका खुद इस जंग में इतना फंस चुका है कि उसका अपना कंट्रोल ही कमज़ोर हो रहा है? तो यहाँ जो अगला पॉइंट है, अगला मसला अमेरिका का, वो ये बन रहा है कि जितना लंबा ये सिचुएशन बन रही है, अमेरिका के अंदर से उतना ही प्रेशर, उतना ही पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है। मीडिया सवाल कर रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के ऑयल रिजर्व 300 मिलियन बैरल से नीचे चले गए हैं। 1980 की इब्तदा के बाद पहली दफ़ा मिलिट्री हार्डवेयर भी ख़तरे में है। तकरीबन 80% थर्ड इंटरसेप्टर्स जो इस्तेमाल हुए जो मिसाइल्स को रोकने के लिए ईरानी, वो 65% पैट्रियट इंटरसेप्टर्स, ये सब इस्तेमाल हो चुके हैं। सियासी तौर पर भी हाल बुरा है। रूटर्स पोल के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 35% के करीब गिर गई है, आ गई है। जंग शुरू होने से पहले 39% थी। वाशिंगटन पोस्ट पोल बताती है कि 54% वोटर इकॉनमी और महंगाई को सबसे इंपॉर्टेंट मसला समझते हैं। सिर्फ 20% ईरान या फॉरेन पॉलिसी को कंसिडर करते हैं कि ये कोई अमेरिका के लिए प्रायोरिटी है। और अगर अभी कांग्रेशनल इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन से 41-37 के फ़र्क से आगे हैं। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन माइकल मैक्यूल ने खुद CNN को बताया कि बैक एंड फोर्थ अप्रोच जंग को मिड टर्म्स तक खींच देगा, जो बिल्कुल वही है जो ईरान चाहता है। इसी दौरान इसराइल को जो जारहियत है वो जारी है इसराइल की, और अमेरिकी सदर के बारहा कहने के बावजूद इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपनी एग्रेशन ख़त्म करने पे आमादा नहीं है। वो उसके ऊपर इसी तरह कंटिन्यूएशन है उनकी एग्रेशन, गाज़ा पे भी, लबनान पे भी। पिछले हफ्ते ही लबनान में स्ट्राइक्स में 11 लोग मारे गए, और 18 अगस्त को सीरिया के अबू दुहर एयरबेस पर भी इसराइली स्ट्राइक्स हुई, जिसमें अमेरिका के अपने जो सीरियन वाई ने अननेसेसरी एस्केलेशन इसको बोला। आप इस सब सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।